हेलो फ्रेंड, आप सभी का जियोग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे कल पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था प्रादेशिक विभाजन। ये सब यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने बात किया था कि उत्तर के मैदानी भाग को 4 प्रादेशिक भागों में बांटा गया है, जिसमें से पंजाब का मैदानी भाग, गंगा का मैदानी भाग, ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग और राजस्थान का मैदानी भाग आता है। और राजस्थान के मैदानी भाग को इसी को हम पश्चिमी का मरुस्थल भी कहते हैं। अब एक एक करके हमने यहाँ पर पढ़ा था पंजाब का मैदानी भाग के बारे में, और इस मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है। अब हम पंच नदियों वाला क्षेत्र जो है पंजाब को कहते हैं, जिसमें से झेलम आता है, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी जो आती है ये पंच नद के नाम से जानी जाती है। और 2 आब नदियों में आते हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास। ये 2 आब नदियों के अंतर्गत आता है। जिसमें हमने पंजाब के बारे में पढ़ा। पंजाब जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंच और आब। पंच का मतलब होता है 5 और आब का मतलब होता है 2 आब। 2 आब का मतलब है कि 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि कहलाती है 2 आब। ये अरबी भाषा का शब्द है 2 आब। 2 आब का मतलब क्या समझ में आया कि 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को ही 2 आब के नाम से जानते हैं। जहर की बात यह है यहाँ पे कि सिंधु एवं मुश की सहायक नदियाँ पंजाब में 2 आब का निर्माण करती हैं। अब गंगा का मैदानी भाग आप यहाँ पर देख सकते हैं। गंगा का ये मैदानी भाग है जहाँ से जब हिम पिघल करके नीचे की ओर जब आता है तो यहाँ पर रेतीली मृदा प्राप्त होती है, फिर आगे कुछ प्राप्त होती है। इसे हम उत्तरी गंगा का मैदान कहते हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद आगे जब पानी आगे बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर मध्य गंगा का मैदान भी देखने को प्राप्त होगा। फिर पानी आगे चलेगा तो यहाँ पे निचली गंगा का मैदान, जो पश्चिमी बंगाल में इसका विस्तार देखने को मिलता है। आगे हम मानचित्र में भी देख सकते हैं कि जो राजस्थान का एरिया है ये दृष्टि छाया क्षेत्र यहाँ पर है। फिर जैसे जैसे यहाँ पे आप ऊपरी गंगा का मैदान का विस्तार देख सकते हैं, और निचली गंगा का मैदान जो 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, उसका भी विस्तार आप मानचित्र में देख सकते हैं। वर्षा की मात्रा में सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पर होती है, ये भी आप मानचित्रों के माध्यम से यहाँ पर हवाएं यूँ ही चलती रहती हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पर ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा के मैदान और निचली गंगा के मैदान में क्या प्रमुख अंतर है। तो ऊपरी गंगा की औसत ऊंचाई की बात किया जाए तो ये 100 से 300 मीटर होती है। फिर इससे बाद 10 से 50 मीटर, 50 से 100 मीटर, फिर आगे 50 मीटर से कम जो निचली गंगा का मैदान होता है। इसकी अधिकतम या औसत ऊंचाई 50 मीटर से भी कम होता है। वर्षा की मात्रा ऊपरी गंगा के मैदान में 100 से 200 सेंटीमीटर और मध्य गंगा में 200 से 300 सेंटीमीटर, लेकिन निचली गंगा मैदान में सबसे ज़्यादा 300 से अधिक सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और मृदा की प्रकृति की बात किया जाए तो ऊपरी गंगा में रेतीली मृदा पाई जाती और मध्य गंगा में सिंट मृदा, और निचली गंगा के मैदान में चिकनी मृदा पाई जाती है। निर्माण की प्रक्रिया भाभर प्लस तराई, और मध्य गंगा में भांगर और निचली गंगा में खादर प्राप्त होता है। विस्तार की बात किया जाए तो ऊपरी गंगा मैदान का जो विस्तार है ये पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और मध्य गंगा का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश प्लस बिहार में, और निचली गंगा के मैदान का विस्तार पूर्णतया पश्चिमी बंगाल में है। फसल की बात किया जाए तो ऊपरी गंगा के मैदान में चावल और गन्ना का उत्पादन किया जाता है, जबकि मध्य गंगा के मैदान में कपास और चावल का उत्पादन किया जाता है। वर्ष भर चावल की खेती किया जाता है निचली गंगा के मैदान में। असम या ब्रह्मपुत्र का
असम या ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग। ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा असम के मैदानी भाग का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियाँ, तो आप यहाँ पर मानचित्र में भी देखते चलेंगे असम के मैदान का जो विस्तार है कुछ यहाँ पर नीले कलर से दर्शाया गया है। यहीं पे असम का विस्तार देखने को मिलता है। ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी चौड़ाई असम में लगभग 10 किलोमीटर तक हो जाती है और अतः इस नदी में अनेक प्रकार के नदी द्वीप बन जाते हैं। तो नदी द्वीप का निर्माण कैसे होता है? जब ब्रह्मपुत्र की नदियाँ जैसे ब्रह्मपुत्र जब बहता है तो कुछ इसके भाग ऐसे कट करके फिर ये जा करके ऐसे यहाँ पर जो खाली स्थान बच जाते हैं जहाँ पे पानी नहीं भरा होता है, इसी को हम नदी द्वीप कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा नदी द्वीप का निर्माण होता है। इसी मैदानी भाग में ब्रह्मपुत्र के अंदर 2 महत्वपूर्ण नदी द्वीप हैं, तो माजुली द्वीप और एक है उमानंदा या मयूर द्वीप हैं। तो माजुली द्वीप की प्रमुख विशेषता ये है कि ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसे नदी द्वीपीय घोषित किया गया था। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है मयूर नदी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है और सबसे छोटे द्वीप की बात करेंगे तो मयूर द्वीप या उमानंदा द्वीप है, जो सबसे छोटा नदी द्वीप है। फिर हम आगे राजस्थान के मैदानी भागों के बारे में चर्चा करेंगे। ये पश्चिमी मरुस्थलीय कहा जाता है, मतलब कि राजस्थान का मैदानी भाग को हम पश्चिमी मरुस्थल कह सकते हैं। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा उत्तर के मैदानी भाग से राजस्थान के मैदानी भाग से अलग करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अरावली पर्वत का विस्तार है। फिर यहाँ पर ये जो राजस्थान का एरिया यहाँ पर मतलब कि पश्चिमी मरुस्थल है, जो अरावली की वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। फिर आगे मानसूनी हवाएं कुछ यहाँ से चलती हैं और अरावली पर्वत से टकरा जाती हैं, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर तक वर्षा कर देती हैं। आगे यहाँ पे 100 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की वर्षा, 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, कुछ निचले मतलब कि 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा ये निचली गंगा के मैदान में होती है। और मध्य जो गंगा के मैदान में 100 सेंटीमीटर और ऊपरी गंगा के मैदान में 50 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। राजस्थान के मैदानी भाग में अनेक झीलें पाई जाती हैं, जिसमें से प्याला झीलें एक प्रकार का लवणीय झीलें होता है। राजस्थान के मैदानी भाग में अनेक झीलों का निर्माण या अनेक झीलें पाई जाती हैं, जिसमें से जो प्याला झीलें हैं एक प्रकार का लवणीय झील है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कही जाती है। सांभर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। फौलादी झील ये भी है, रेवासर झील, पंचपद्रा झील, तालझापर झील, कुचामल झील और लूड़कर नसर झील और डिडवाना झीलें ये भी भारत में पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय पठार, ये प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय जो है ये अरब का प्रायद्वीपीय विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप जो है अरब का जो प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है और भारत का सबसे ऊंचा पठार ये लद्दाख का पठार है। जब विश्व की बात किया जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार होगा वो तिब्बत का पठार और भारत का सबसे ऊंचा पठार ये लद्दाख का पठार है। प्रायद्वीपीय पठार का जो विस्तार है ये 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर, इसीलिए भारत के भौतिक प्रदेश की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। इसकी जो औसत ऊंचाई की बात करें तो 600 से 900 मीटर ऊंचाई है। प्रायद्वीपीय पठार की एक ढलान पश्चिम से पूरब की ओर होती है। अरब सागर जैसे कि प्रायद्वीपीय पठार की ढलान पश्चिम से, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं
इसकी जो ढलान है पश्चिम से पूरब की ओर है। बंगाल की खाड़ी इधर है, अरब सागर आप देख सकते हैं जिसकी ढलान पूरब से पश्चिम की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर है। उच्चावत के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा गया है, अर्थात उच्चावच या उच्चावत के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा गया। मध्यवर्ती पहाड़ियाँ, पठारी भाग, पठारों का पठार और प्रायद्वीपीय पठार। जैसे कि नंबर 1 है मध्यवर्ती पहाड़ियाँ, दूसरा आता है पठारी भाग। पठारी भाग के अंतर्गत पठार, फिर पठारों का पठार, फिर प्रायद्वीपीय पठार इसी के अंतर्गत आता है। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, जिसमें यहाँ पे देखेंगे दिल्ली जो रायसीना हिल्स या रिज पहाड़ी दिल्ली उत्तरतम पर है। इसके आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे राज महल की पहाड़ियाँ जो झारखंड में इसका विस्तार है, इसको हम पूर्वोत्तर पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। अर्थात ये पूरा पहाड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा ये यहाँ पर यही प्रायद्वीपीय पठार है जिसका विस्तार देखा जाएगा तो 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। फिर यहाँ पे गुजरात के पास में गिर पहाड़ियों का विस्तार जो पश्चिमोत्तर है एकदम। फिर सबसे नीचे आएंगे हम, यहाँ पर केरल में पाया जाता है कार्डामम की पहाड़ियाँ या दक्षिणतम पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। फिर मध्यवर्ती पहाड़ियों के अंतर्गत इसका विस्तार देखने, मध्यवर्ती पहाड़ियों के अंतर्गत जैसे कि जीबीटी अर्थात ग्रेटेस्ट बाउंड्री ट्रस्ट, ये भ्रंश अरावली की विंध्याचल की अलग करता है। माही नदी बहती है। पश्चिमी घाट, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विंध्याचल पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और शतमाला की पहाड़ियाँ मानचित्रों में दर्शाया गया है। आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार कुछ यहाँ पर केरल के पास, अन्नामलाई भी यहाँ पर है और पालनी पहाड़ी भी देख सकते हैं और कौंडमम की पहाड़ियाँ भी यहाँ पर। पूर्वी घाट का विस्तार आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्वी घाट का विस्तार है। मानचित्र को भी देखते चलेंगे क्योंकि बिना मानचित्र के आप ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ते चलेंगे। अब एक एक हम पर्वतों के बारे में जानेंगे। अरावली पर्वत के बारे में ज़्यादा कुछ यहाँ पर क्या है, अरावली पर्वत का चित्र भी बनाया गया है, आप इसे भी देखते चलेंगे। तो अरावली का जो निर्माण है आज से लगभग 570 मिलियन वर्ष पहले प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत या रेजिडियल माउंटेन है। अतः अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और विश्व की दूसरी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अल्पेशियन पर्वत श्रेणी यूएसए में पाया जाता है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और माउंट आबू में 5 दिलवाड़ा जैन मंदिरों का समूह है और यही ब्रह्म कुमारी संस्था भी है। ये वहाँ बृहद स्तर पर खाना बनाया जाता है। माउंट आबू को राजस्थान को शिमला कहते हैं। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है, अर्थात खेचड़ी की खान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में जल विभाजक देखने को मिलता है। आप मानचित्र में देख सकते हैं रेवड़ी तक इसका विस्तार हरियाणा रायसीना हिल्स दिल्ली, जो इसकी लगभग लंबाई 692 किलोमीटर है। गुरु शिखर यहाँ पर इसका विस्तार है और उदयपुर में जरगा पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। ये गुजरात तक इसका विस्तार है, आप यहाँ देख सकते हैं। माउंट आबू प्रसिद्ध हिल स्टेशन है और इसी के समीप में ब्रह्म कुमारी संस्था जो सोलर वाटर कूलिंग सिस्टम भी यहीं पर लगा हुआ है। दिलवाड़ा जैन मंदिर का समूह जो 5 मीटर है, ये यहीं पर
विस्तार है। अब यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में भी जानते हैं कि क्या है इसके बारे में। प्रायद्वीपीय पठार जो है इसके अंतर्गत मध्यवर्ती पहाड़ियाँ आती हैं। प्रायद्वीपीय पठार जो है मध्यवर्ती पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, विंध्याचल पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, सतमाला पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जिसे हम पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, अचाम पीर पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ और कार्डमम पहाड़ियाँ। ये हम एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे। हमने अरावली पहाड़ियों के बारे में अभी ऊपर पढ़ा, विंध्याचल पहाड़ियों के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप मानचित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये उत्तर भारत है। उत्तर भारत में GBT अर्थात गुजरात ग्रेटेस्ट बाउंड्री ट्रस्ट, जो गुजरात में इसका विस्तार है, और सासाराम जो बिहार तक इसका देखने को मिलता है। गुजरात से लेके सासाराम बिहार तक इसका विस्तार है विंध्याचल का। विंध्याचल का इसका विस्तार देखने को मिलता है। कहाँ से लेकर के? ये गुजरात से लेकर के बिहार के सासाराम, जहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा भी है। विंध्याचल पहाड़ियाँ या विंध्य श्रेणी, जिसका विस्तार गुजरात से लेकर के बिहार के सासाराम तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अरावली और विंध्याचल को अलग करने वाला भ्रंश GBT, जिसे हम ग्रेटेस्ट बाउंड्री ट्रस्ट भी है। विंध्याचल उत्तर भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है और लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है। लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा, यहीं पर इसका लगभग मतलब कि ये इसी से लगभग बनाए गए हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद, लाल किला, तो यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर का बहुतायत में प्राप्त किया जाता है। उत्तर भारत की ओर नदियों का प्रवाह, विंध्याचल है, और फिर सतपुड़ा, फिर इसके बाद सतमाला का प्रवाह। ये दक्षिण भारत की नदियों का प्रवाह है। उत्तर भारत की नदियों का प्रवाह और दक्षिण भारत की नदियों का प्रवाह। ये पहाड़ी अत्यधिक अपरदित होने के कारण छोटी छोटी एवं बिखरी हुई श्रेणियों के रूप में हैं, जैसे कि जोबेट हिल या भांडेर, कैमूर और पासनाथ झारखंड में, कैमूर बिहार में, और भांडेर जो है यूपी में पाया जाता है। भांडेर को इसी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी या गुड़बिल चोटी है, और जिसकी सद्भावना चोटी की अधिकतम ऊंचाई 752 मीटर और गुड़बिल चोटी कालूनूर चोटी है, जो यहाँ पर मानचित्र में दिखाया गया है। ये जोबेट हिल, और यहाँ पर विंध्याचल, फिर आगे चल करके भांडेर जो उत्तर प्रदेश में, कैमूर जो है बिहार में, फिर पारसनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं ये झारखंड में देखने को मिलती हैं। इन पहाड़ियों में लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं, अतः इनका भवन निर्माण में अधिकतम प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल होना चाहिए, और फिर लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण होता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, जिसका विस्तार गुजरात के गिर पहाड़ी से लेकर के छत्तीसगढ़ तक सतपुड़ा की पहाड़ियों का विस्तार है। ये भी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई 1050 तक है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन इसी पहाड़ी पर स्थित है, जिसे हम पंचमुड़ी कहते हैं। अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व है। अचानकमार जो है ये जैव विविधता क्षेत्र है, जो अमरकंटक की चोटी के पास स्थित है। नर्मदा नदी सतपुड़ा व विंध्याचल के मध्य बहती है। नर्मदा नदी जो है ये सतपुड़ा व विंध्याचल के मध्य बहती है। एवं सतपुड़ा नर्मदा एवं ताप्ती नदियों को अलग करती है, अर्थात जल विभाजक का कार्य करती है। धुआंधार जलप्रपात जो है ये संगमरमर की चट्टानों को काट करके
संगमरमर की चट्टानों को काट करके इसका बहता है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर और जबलपुर प्लस मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात खंपात की खाड़ी, जहाँ से काट करके संगमरमर को काट करके अमरकंटक की चोटी से निकलती संगमरमर को काट करके खंपात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। अमरकंटक की चोटी में अराही प्रवाह दिखाई देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ चूँकि नर्मदा नदी दो पहाड़ियों के बीच बहती है, अतः इस पर एक लाइन से कई बांध बने हुए हैं। आप यहाँ पे सतपुड़ा की पहाड़ियों को देख सकते हैं, जहाँ पर महानदी, सोन नदी, नर्मदा नदी और इंद्रावती नदी यहीं से निकलती हैं। कहाँ से? सतपुड़ा पर्वत से। तो यहाँ पर विभिन्न बांधों को बनाया गया है, जैसे कि सहस्त्रधारा, कपिलधारा, ये दोनों जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर हैं। कौन के? सहस्त्रधारा और कपिलधारा, ये दोनों जलप्रपात नर्मदा नदी के तट पर हैं। नर्मदा नदी जो है ये अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में बहता, विंध्याचल के मतलब कि जो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़े पर्वत के बीच में नर्मदा नदी बहती है, और इसी के बीच में कई सारे बांध बनाए गए हैं, जैसे कि गुजरात सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी पर है। फिर आगे है महेश्वर बांध, फिर ओंकारेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध और बरग्गी बांध भी नर्मदा नदी पर ही बने हुए हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जैसे मैकाल रेंज, गिर पहाड़ियाँ भी इसी पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट, आप इस मानचित्र में देख सकते हैं सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में है। सौराष्ट्र कच्छ का रण भी गुजरात में देखने को मिलता है। इन तीनों नहरों को नर्मदा नहर कहा जाता है, जैसे कि गिरपीर पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, राजपीपला पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ, इन सभी का विस्तार अमरकंटक की चोटी यहीं पर है। पश्चिमी घाट के बारे में जानते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से, पश्चिमी घाट का निर्माण जो है ताप्ती नदी के मुहाने से नीलगिरी पहाड़ियों तक एक निरंतर पर्वत श्रृंखला है। तो ये है पश्चिमी घाट। इसका जो निर्माण है ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के ये नीलगिरी की पहाड़ी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार का निर्माण करता है। पश्चिमी घाट का निर्माण अरब सागरीय प्लेट के भ्रंश से हुआ है। अरब सागरीय प्लेट यहाँ पर हैं, कुछ देख सकते हैं। फिर अरब सागर देख सकते हैं, जब ये आपस में टकराई तो यहीं से प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण होगा। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, सह्याद्री भी कहा जाता है, जो निरंतर साथ चलने वाली 16 डिग्री अक्षांश रेखा सह्याद्री को दो भागों में बांटा गया, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री अर्थात इसकी सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई चोटी, और इसकी सबसे ऊंची दूसरी चोटी है महाबलेश्वर चोटी, जो कृष्णा नदी के उद्गम पर बना है। कृष्णा नदी का उद्गम। तो पश्चिमी तट के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक है, जो इसका विस्तार देखने को मिलता है। उत्तरी सह्याद्री कहा जाता है जब 16 डिग्री अक्षांश में इसको डिवाइड किया जाता है। फिर इसके नीचे दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जानते हैं। दक्षिणी सह्याद्री, इसकी सबसे ऊंची चोटी कुन्हेमुख चोटी है, और इसकी दूसरी ऊंची चोटी जो है ये पुष्पगिरी ब्रह्मगिरी चोटी है। कावेरी नदी का उद्गम यहीं से हुआ है। जाहिर है कि कान्हेमुख व बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में लो आयस के लिए प्रसिद्ध हैं। काफ़ी उत्पादन हेतु भी यह प्रसिद्ध है। बुदनगिरी की पहाड़ियाँ एक यूरोपीय व्यक्ति था जिसने सबसे पहले कॉफ़ी का पौधा भारत लाया था।
इसलिए यहाँ पर ये बाबा बुदन गिर की पहाड़ियाँ भी यहीं को देखने को मिलता है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कल सुबाबाई चोटी, महाबलेश्वर चोटी, कुन्हे मुख चोटी और पुष्पगिरी या बाड़ागिर चोटी भी यहाँ पर विस्तार है। एक एक करके वो छोटे छोटे में दिखाया गया है, तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर देख सकते हैं। फिर दक्षिणी सहारदी की पहाड़ियाँ लास्ट में 16 अक्षांश में बांटा गया, जिसमें ऊपरी भाग को उत्तरी सहार्द, निचली भाग को हम दक्षिणी सहार्द के नाम से जानते हैं। और बाबा बुदन ने सर्वप्रथम यहीं पर कॉफ़ी लाए थे, इसीलिए यहाँ पर इसे बाबा बुदन गिर की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और कर्नाटक में लोह अयस्क के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन अच्छे से किया जाता है और ये इसके लिए कॉफ़ी उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है और यहाँ कॉफ़ी की 3 किस्में पाई जाती हैं। कौन कौन सी 3 किस्में हैं? 3 किस्मों में आता है रोबस्टा, लाइबेरिका, अरेबिका। ये 3 किस्में हैं जो यहाँ पर कर्नाटक में पाई जाती हैं। चाय का उत्पादन और कॉफ़ी का उत्पादन, ये कैसे चाय और कॉफ़ी का उत्पादन हो जाता है? अर्थात जब सूरज एकदम लंबवत पड़ता है तो पूर्वी ढलानों पर चाय की खेती ना करके कॉफ़ी का उत्पादन बहुतायत में किया जाता है। वही जब ये जो कुन्हे मुख या बाबा बुदन की पहाड़ी जो है, यहीं पर जब सूर्य तिरछी जा कर के पड़ती है तो पश्चिमी ढलानों पर चाय का उत्पादन किया जाता है। जब लंबवत सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ पूर्वी ढलानों पर कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। जब सूर्य का प्रकाश लंबवत ना होकर के तिरछा जब पड़ता है तो तब पश्चिमी ढलानों पर चाय का उत्पादन किया जाता है। पश्चिमी घाट में अत्यधिक जैव विविधता के कारण इसे वर्ष 2012 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नीलगिर पहाड़ियाँ, इसे हम ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। यह एक भौगोलिक ग्रंथि है जहाँ पूर्वी एवं पश्चिमी घाट आकर के मिलती हैं। इस पहाड़ी की अत्यधिक जैव विविधता के कारण भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र वर्ष 1986 में घोषित किया गया। केरल में सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं जो बहुत ही घने होते हैं। तो केरल में सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं जो बहुत ही घने होते हैं। लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा होता है। इसे हम साइलेंट मूक घाटी कहते हैं या हम इसे शांत घाटी जैव विविधता भी कहा जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ पर है, तो शांत घाटी का विस्तार ये केरल राज्य में है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन देख सकते हैं। नीलगिरी का जो विस्तार है 3 राज्यों में इसका विस्तार है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। यही 3 राज्य हैं जहाँ पर नीलगिरी का विस्तार देखने को मिलता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा जो तमिलनाडु में है, जिसकी ऊंचाई 263 मीटर है। दक्षिण भारत अथवा प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा है। तो नीलगिरी का विस्तार 3 राज्य में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका, और इसकी सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा तमिलनाडु में है, जिसकी ऊंचाई 263 मीटर है। इन्हीं पहाड़ियों पर तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है। यह एक पशुपालक जनजाति है जो अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। तो आप यहाँ पर इसका विस्तार देख सकते हैं। यहीं से यहाँ पर इसके भाग केरल, यहाँ पर कर्नाटका और केरल का विस्तार देखने को मिलता। टोडा जनजातियों निवास करती हैं और वही या उटक मंडल यहाँ पर यहीं पे टोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई देखा जाए 263 मीटर है। तमिलनाडु में टोडा बेटा के पास ऊटी या उटक मंडल एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो आप यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं। यहीं पर वो हिल स्टेशन दिखाया गया है। दक्षिणी घाट जो है यह नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिणी भाग में पश्चिमी घाट का विस्तार ही दक्षिणी घाट कहा जाता है। पश्चिमी घाट का विस्तार ही क्या है? ये है
दक्षिणी घाट कहा जाता है। ये दक्षिणी घाट का विस्तार है। दक्षिणी घाट है जो पश्चिमी घाट का विस्तार दक्षिणी घाट का कहा जाता है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों पर हाथियाँ निवास करती हैं, इसलिए इसे हाथी पहाड़ी भी, हाथियाँ निवास करती हैं इसीलिए इसे हम हाथी पहाड़ियाँ भी कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। भारत में सबसे ऊंची चोटी है। जहर की बात यह है इम्पॉर्टेंट कि अन्नामलाई व नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य केरल से तमिलनाडु जाने हेतु पालघाट दर्रा स्थित है। कार्डामम की पहाड़ियाँ या हम इसे इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है कार्डामम की पहाड़ियाँ। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? कार्डामम इलायची की पहाड़ियाँ। इसकी सबसे ऊंची चोटी अगस्त्यमलाई चोटी, ताम्रपाणी नदी का उद्गम और जैव संरक्षित क्षेत्र भी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अगस्त्यमलाई चोटी है, किसकी? कार्डामम पहाड़ी की। जहर की बात यह अर्थात इम्पॉर्टेंट है कि कार्डामम एवं अन्नामलाई पहाड़ी अन्नामलाई के बीच सेनकोट्टा दर्रा स्थित है। पालनी पहाड़ियाँ, इसकी सबसे ऊंची चोटी कोडाईकोनॉल चोटी है, किसकी? पालनी की सबसे ऊंची चोटी कोडाईकोनॉल चोटी है। पालनी पहाड़ी पूरी तरह तमिलनाडु में स्थित है। तो मानचित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है कि पालनी पहाड़ी का विस्तार, फिर कार्डामम या इलायची पहाड़ी यहीं पर है, फिर अन्नामलाई या हाथी पहाड़ी इसे हम कहेंगे, और ये पूरा जो है ये दक्षिणी घाट कहा जाता है, जिसका विस्तार आप देखने को मिलता है। फिर आगे कार्डामम या इलायची पहाड़ी में ही ताम्र नदी है, जो भारत की सबसे दक्षिणी नदी कही जाती है, और इसी कार्डामम पहाड़ी में अगस्त्यमलाई चोटी है, जो कार्डामम पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। कार्डामम और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच सेनकोट्टा दर्रा स्थित है, और अन्नामलाई पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ी में पालघाट दर्रा स्थित है। इसी के पास में एक पालनी पहाड़ी जिसकी सबसे ऊंची चोटी है कोडाईकोनाल चोटी, ये सबसे ऊंची चोटी है पहाड़ी चोटी की। और अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी चोटी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलता है। आगे हम देख सकते हैं जो पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट के अंतर्गत पंचमलाई, शेरबॉय, जावेदी जो तमिलनाडु में, बेबी कोटा, पारलकोटा और नल्लामभलाई ये आंध्र प्रदेश, और मलयगिरी है। मध्यगिरी, उदयगिरी और रायजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है अरमाकोंडा या जिंदागड़ा है, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। जैव संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत शेषाचलम तेलंगाना में स्थित है, जो यहाँ पर देखने को मिलता है। शेष है भारत के भौतिक प्रदेश, ये हम अब अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जिसमें भारत के भौतिक प्रदेशों में प्रायद्वीपीय पठार, मध्यवर्ती पठार आएगा, फिर मेवाड़ का पठार, मालवा पठार आएगा। तो ये हम अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको इसको बार बार रिवीजन करके आपको रिवीजन करते रहना है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।